मेरे प्रिय छात्रों, सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। तो आज का वीडियो जो कि एक सीरीज के रूप में बनाया गया है, इसमें कुछ वीडियो के भाग होंगे, जिसमें सबसे पहला भाग आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो इन भागों के अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 1 से लेके अध्याय 16 तक के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो अधिकांश परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इन्हीं प्रश्नों का हम आसानी से पुनः रिवीजन करेंगे। तो ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, और जो भी आपको कठिनाइयाँ हो रही हैं वो अपने आप विषय शिक्षक से परामर्श कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1 का प्रश्न भाग 1 के रूप में। तो अध्याय 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक प्रश्न पूछा गया है कि सोने और प्लेटिनियम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं: एक्वा रेजिया, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है एक्वा रेजिया, जो कि सांद्र नाइट्रिक और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3:1 में मिलाकर बनाया जाता है, जो सोने और प्लेटिनियम को गलाने वाले अम्ल का नाम है। प्रश्न दूसरा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन नहीं है, अर्थात उन्होंने पूछा है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन ना होकर रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है: बर्फ का पिघलकर जल बनना, एलपीजी का दहन, यहाँ पर आप सुधार कर सकते हैं, एलपीजी का दहन, खौलते पानी से जल वाष्प बनना, और नमक का पानी में घुलना। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलपीजी के दहन से अणुओं में परिवर्तन होता है, इसीलिए भौतिक परिवर्तन ना होकर रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका सही उत्तर है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। एक फिर समीकरण दिया गया है आपके सामने, फेरस ऑक्साइड की क्रिया एल्युमिनियम के साथ कराई गई है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरस का निर्माण होता है। तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ अभिक्रिया में आप चौथे नंबर पर देख सकते हैं कि एक ही आयन का विस्थापन हुआ है, इसीलिए ये एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर नीचे आप देखें कि एक अभिकारक टूटकर 2 उत्पाद का निर्माण कर रहा है। 5वें नंबर की अभिक्रिया में CaCO3 = CaO + CO2। तो पूछा गया है प्रश्न में कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप सभी जानते हैं कि जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है 6वें नंबर का, H2 अर्थात हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। तो ह्रास का अर्थ होता है ऑक्सीजन का निकलना। तो ये अभिक्रिया जो होती है वो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, और अगर उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ में होती हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उन्हें कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न है इसमें कि रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है। ऑप्शन है आपके सामने, नए तत्व का निर्माण, नए परमाणुओं का निर्माण, नए यौगिकों का निर्माण, या ये सभी। तो इसका उत्तर है नए यौगिकों का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, और जो अभिकारक हैं उनकी अणुओं की संरचना में परिवर्तन हो जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती हैं वो अ नंबर का उसका उत्तर है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ऊष्मा शोषी अर्थात ऊष्मा का अवशोषण करने वाली। प्रश्न नंबर 10 है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, और अभिकारकों की क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। फिर प्रश्न नंबर 11 है, रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में नए यौगिकों का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 12 है, इनमें से कौन सा अम्लीय है। ऑप्शन है आपके, नींबू का रस, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, या इनमें से सभी। तो आप सभी जानते हैं कि नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए नींबू कैसा हो गया, अम्लीय पदार्थ होता है। 2 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न इस अध्याय में से जो अधिकांश पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों के उपचयन से बचाव हेतु हम इन्हें नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं।
तेल तथा वसा का उपचयन होने पर ये विकृत गंधित हो जाते हैं तथा इनके गंध एवं स्वाद परिवर्तित हो जाते हैं। नाइट्रोजन प्रवाहित करने से इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है और हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो आप सभी जानते हैं कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप मेथेन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प बनती है और इसमें ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इन अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आप समीकरण भी देख सकते हैं, CH4 + 2O2 = CO2 2H2 और ऊष्मीय ऊर्जा। इस अध्याय से अगला प्रश्न है, अतिलघुत्तरीय विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, ऐसी प्रक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर होता है जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर अलग हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है चौथे नंबर का कि वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं अपघटन होता है। ये अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं, अर्थात एक ही दिशा में होती हैं तथा सामान्यतः ऊष्मा या विद्युत के प्रवाह से उत्पन्न होती हैं। ऊष्मा के प्रवाह में अपघटन को ऊष्मीय अपघटन तथा विद्युत के प्रवाह में अपघटन को वैद्युत अपघटन कहते हैं। यहाँ पर आप समीकरण भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं समीकरण कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। 3 अंक के प्रश्न, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो हमने ऊपर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण देखा था। यहाँ पर हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण और देखेंगे कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन तथा आयोडीन के संयोग से हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। प्रश्न नंबर 2 है 3 नंबर के प्रश्न में, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है उदाहरण सहित समझाइए। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन व अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ हो रही हों, ऐसी अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि आप समीकरण देख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड और कार्बन की अभिक्रिया है, तो जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। फिर निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो इन समीकरणों को आपको कॉपी में अपने नोट कर लेना है और नोट करने के पश्चात आप जो नीचे आंसर दिए गए हैं उसके आधार पे इन समीकरणों को आप संतुलित आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे आंसर के रूप में उसके उत्तर दिए गए हैं जो कि संतुलित समीकरण का हल है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये नीचे जो दूसरी लाइन में आंसर दिया गया है उसे आप अपनी कॉपी में आसानी से नोट कर सकते हैं। सबसे अंतिम प्रश्न है इस अध्याय का, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं वर्णन कीजिए। तो जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज वायु की ऑक्सीजन से संयुक्त होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाने के साथ साथ ऊर्जा को भी बाहर की ओर उत्सर्जित करते हैं। जैसा कि आप समीकरण देख सकते हैं कि ग्लूकोज की जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है और इसी के साथ ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकलती है, इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये थे अध्याय 1 के प्रश्न भाग 1 के रूप में। कल हम फिर पुनः मिलते हैं भाग 2 के रूप में जिसमें हम अध्याय 2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।